वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे आज का जो मेरा लेक्चर है ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द परमेबल मेम्ब्रेन है। हम जो सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं या सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक सेल के चारों तरफ का एक लेयर है ना, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई वो जो मेम्ब्रेन है, वो जो लेयर है, उसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है मोलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का, आयंस का, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चीज़ों का जो आवागमन होता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो आवागमन होता है, इसी को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे। Basically, there are two types of transportation will take place across the plasma membrane। यहाँ जो दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिनमें से एक को हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और दूसरे को हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बोथ आर इन्वॉल्व फॉर टेकिंग द मोलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन होना है मोलिक्यूल्स का दोनों में, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या है अगर हम इसको देख लें तो हमको पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों समझ में आ जाता है। तो आइए हम दोनों को एक कॉम्पेरेबल टर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमको ये समझ में आएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो हम समझ गए कि चीज़ों का आवागमन होगा, चीज़ें आएंगी और जाएगी, है ना, इस तरह से। तो आइए इस तरह से हम क्या कॉलम बना लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सबसे पहली बात है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चे, है ना, ये इस ट्रांसपोर्टेशंस के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। तो ये इट इज नॉट एटीपी डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर एटीपी। ओके, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, तो मोलिक्यूल्स और सब्सटेंस विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। बट अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो मोलिक्यूल्स हमेशा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम लिखेंगे मोलिक्यूल्स और सब्सटेंस move from their higher concentration to their lower concentration। On the other hand, molecules substance move against concentration gradient। ओके बच्चे, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है एक स्लो प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक फास्ट प्रोसेस है। इट इज स्लो प्रोसेस और इधर इट इज फास्ट प्रोसेस। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सॉल्यूशंस के बीच या चीज़ों के बीच एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है ना, एक पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है
तो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो भी सकता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पैसिव प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट रिक्वायर्ड, बट एक्टिव प्रोसेस में इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रहना अति आवश्यक है। तो यहाँ लिखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए करेंगे बच्चे कि यहाँ सेमी परमेबल मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके बच्चे, है ना। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या टेम्परेचर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इन सब से प्रभाव पड़ता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लॉ ऑक्सीजन टेम्परेचर और एनी और सर्टेन मेटाबॉलिक इनहिबिटर लाइक साइनाइड और पॉइजन। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर है तो इफेक्ट करेगा लो टेम्परेचर पर। इट इज अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर ऑक्सीजन और सर्टेन मेटाबॉलिक इनहिबिटर। ओके बच्चे, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये कई प्रकार के होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। तो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। एक में ऑस्मोसिस, लाइक ऑस्मोसिस, दूसरा डिफ्यूजन और तीसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके बच्चे, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो तो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, इंडोसाइटोसिस। ये डिफरेंट टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं या एग्जाम्पल है। अब हमें वन बाय वन फिर सबको देखना है कि जैसे कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। ऑस्मोसिस इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कुछ चीज़ों का आवागमन होना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जानी है या चीज़ों को ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। जनरली हम इस बात को समझ रहे हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है बच्चे, है ना। और ये जो ऑस्मोसिस है इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि हमने कहा
कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट यहाँ एक पर्टिकुलर अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का नाम हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस के लिए बेसिकली परिभाषा ये होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो डिफिनेशन में ना, द मूवमेंट ऑफ molecules from their higher concentration to their lower concentration। ओके बच्चे, है ना। इस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर ले बच्चे कि ये एक पोर्ट है और यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सपोज कर लीजिए ये पोर्ट ए है और ये पोर्ट बी है। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, लाइक दैट, इस प्रकार से। अब सपोज कर लेते हैं हम कि कलर अलग करें मुझे, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है, सपोज कर लीजिए सॉल्ट ही है या शुगर है ना। इसमें वाटर की जो अमाउंट है सपोज कर लीजिए 1000 ml है, इसमें भी वाटर की मॉलिक्यूल्स 1000 ml है, और इसमें 100 ग्राम्स शुगर है और इसमें 200 ग्राम शुगर है। समझ बच्चे। अब देखिएगा कि ये 100 ग्राम शुगर कितने ml में प्रेजेंट है, 1000 ml वाटर में। तो सिंस 100 ग्राम शुगर कंटेन 1000 ml वाटर, ओके। देयरफॉर 1 ग्राम शुगर के लिए अगर हम वाटर की मात्रा निकालते हैं तो ये 1000 अपॉन 100 और ये कैसे करेगा, ये 10 ml वाटर पर ग्राम ऑफ शुगर, या ऑन द अदर हैंड अपर मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर भी इसको काउंट कर सकते हैं। एक रफ आइडिया लेना है कंपेयर करने के लिए। ये तो हो गया किसके लिए बच्चे, ये पोर्ट बी ए के लिए ये हो गया। अब अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो सिंस 200 ग्राम शुगर कंटेन 1000 ml वाटर, देयरफॉर 1 ग्राम 1000 अपॉन 200, ये क्रॉस करेंगे बच्चे 5, तो 5 ml है ना पर ग्राम, ठीक है। तो 5 ml पर ग्राम हो गए ना। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 1 ग्राम शुगर के लिए 10 ml वाटर अवेलेबल है और यहाँ 1 ग्राम शुगर के लिए 5 ml वाटर अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जो ए सॉल्यूशंस हैं उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है कंपेयर टू द बी। तो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा। मेरा परिभाषा ये है कि ऑस्मोसिस उसको कहते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम ए टू बी। इसी को हमने कहा द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम ए और बी जो एक बर्तन है उसमें इसको हम सॉल्यूशंस लेते हैं बच्चे, तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो निर्माण होता है उस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से होता है, और सॉल्वेंट के रूप में यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर का यूज करते हैं। तो इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और इसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो इसी डेफिनेशन को हम ऐसे बदल सकते हैं और में द मूवमेंट ऑफ solvent from their higher concentration to
देयर लोअर कंसंट्रेशन। दूसरे शब्दों में इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है और इसमें शुगर की मात्रा कम है। इसका मतलब ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और ये कम कंसंट्रेटेड है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कम से किधर की ओर जाएगा, ज़्यादा की ओर। तो इसी को फिर नेक्स्ट परिभाषा आप कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो concentrated solution to high concentrated solutions। ये समझ में आ रहे हैं बच्चे, है ना। सीधे शब्दों में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होएगा और इसमें वाटर अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की हो जाएगा। ये जो ऑस्मोसिस है, इस ऑस्मोसिस को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को हम एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं और दूसरी को हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या होता है बच्चे एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस? अगर एक सेल है तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरह का सॉल्यूशंस होगा। उसमें वाटर के अलावा शुगर, आयंस, प्रोटीन्स वगैरह मिले हुए, वो एक सॉल्यूशंस है। अगर एक सेल को हम किसी वाटर कंटेनर में रख देते हैं तो हमें देखना यह है कि क्या उस सेल के वाटर अंदर से बाहर जा रहे हैं या उस सेल में बाहर के वाटर उस सेल के अंदर आ रहा है। अगर एक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सेल के द्वारा अंदर से बाहर जाए तो उसको हम एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे और अगर उस सेल के अंदर घुसे तो उसको हम एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक सेल ले लेते हैं और उसको एक इस प्रकार के टब में रख देते हैं और उस टब में सपोज कर लीजिए वाटर है और एक सेल को हमने ऐसे रख दिया, है ना। तो एक तो ये बाहर या एक सॉल्यूशन सी रख लिया बाहर, ये सॉल्यूशन एक और एक साइटोप्लाज्म ये दूसरा सॉल्यूशन, है ना, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तहत क्या है, अलग है। इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कुछ अंतर होगा। कोई एक सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा और कोई लेस कंसंट्रेटेड होगा। सपोज कीजिए इसका साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रेटेड है किसके कंपेयर की तुलना में, इस बाहरी सॉल्यूशन की तुलना में। अगर ऐसा हुआ और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, इसका मतलब है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये बाहर के वाटर इस सेल के अंदर जाएगा। जब ये बाहर के वाटर इस सेल के अंदर जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। इस प्रक्रिया को एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्सटीरियर टू द इंटीरियर। तो एक ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। ओके बच्चे, है ना। ऑन द अदर हैंड ऐसा कीजिए कि अगर हो सकता है कि एक दूसरा टब हमने लिया, वहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, या एक सॉल्यूशंस है ना, यहाँ भी एक तरह का सॉल्यूशन लिए और इसमें भी एक सेल को डाला, इसमें भी एक सेल को डाला और इस सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ देखिए मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इसको हम लेस कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। लेस कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब हुआ कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं कंपेयर इस सॉल्यूशंस के, तो इसके वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हुआ है वो कहाँ है, इंटीरियर टू आउटर हुआ है। तो यहाँ मूवमेंट वाटर का क्या होगा, इंटीरियर टू एक्सटीरियर। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे मूवमेंट को हम एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ऐसे को हम एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ओके बच्चे, और यहाँ जो है मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट एक्सटीरियर टू इंटीरियर, याद रखिए इसको हम क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। देखिए जब एक सेल है उसके अंदर जब वाटर घुसेगा तो वाटर घुसता चला जाएगा, जिस कारण से सेल स्वेल अप होना स्टार्ट करेगा, फूलेगा। ये फूलते फूलते हो सकता है इतना ज़्यादा हो जाए कि सेल क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए। तो एक एंड ऑस्मोसिस का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है कि मे बी बर्स्टिंग
मे बी अकर, है ना। तो सेल मे बी बर्स्ट। ऑन द अदर हैंड एक्सोस्मोसिस है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर जा रहा है। इसका मतलब है सपोज के लिए एक सेल है और उससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, तो वो सेल धीरे धीरे सिकुड़ेगा, यानी श्रिंकेज आएगी। श्रिंकेज आते आते वो बिल्कुल चिपटा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो गया तो मे बी क्या हो जाएंगे, ये सेल डेड कर जाएगा, है ना। तो एक एक्सोस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा श्रिंकेज विल आकर, श्रिंकेज विल आकर। और इस श्रिंकेज अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो मे लीड्स टू परमानेंट डेथ, है ना, लीड्स टू डेथ अगर ज़्यादा हुआ, मोर श्रिंकेज अगर आ गया तो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हमने देखा कि ऑस्मोसिस एक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम देयर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। इसको हमने दो भाग में बांटा, एक को हमने एक्सोस्मोसिस कहा, दूसरे को हम एंडोस्मोसिस कहे। हमने एक सॉल्यूशन लिया एक टब में, और उस सॉल्यूशन के अंदर हम एक सेल को डाल दिए। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, वो भी एक सॉल्यूशंस है। अगर एक साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन जो है वो अगर मोर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस कोशिका के उस सेल के अंदर घुसेगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कोशिका के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। और जब भी एंडोस्मोसिस होगा सेल स्वेल अप होंगे, और स्वेल अप अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेल में भी बर्स्ट। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा सोल्यूशन लिया और उसमें भी एक सेल को डाला, और उस सेल में भी के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ना, तो इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ज़्यादा है कंपेयर टू द एक्सटीरियर सॉल्यूशन, तो उस सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर जाएंगे। तो इसको हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। जब एक्सोस्मोसिस होता है तो सेल सिकुड़ता है, और ये सिकुड़न या श्रिंकेज अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो परमानेंट जो है डेथ हो जाती है किसकी, कोशिका की, है ना। तो बच्चे इस तरह से हमने ऑस्मोसिस को देखा और ऑस्मोसिस के डिफरेंट टाइप्स को देखा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप जारी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।